6 बज चुके हैं और राज्यों के फैसले में सुबह से ही नज़र बनी हुई है कि रुझानों के बाद अब क्या नतीजे सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से राजस्थान में, अगर मैं पहले शुरुआत राजस्थान की जिक्र करूं तो मेरे मन में जहन में सवाल यह है कि इस बार वहां पे ओल्ड गार्ड छाएगा, आगे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा, या न्यू गार्ड? ये एक बड़ा सवाल होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित और मनोरंजन मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया निधि। और इनफैक्ट ये बात बड़ी अच्छी छेड़ी निधि जी ने कि ओल्ड गार्ड संभालेगा कि नया गार्ड कोई सामने आएगा। पर एक चीज़ तो तय है कि 3 ओल्ड गार्ड है, उनके लिए चुनाव का शायद आखिरी वो था, और वो मैं 3 कांग्रेसियों की बात कर रहा हूँ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत और कमलनाथ। उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या है? मेरे ख्याल से मैक्सिमम 4 महीने और, आई डोंट नो, लेट्स होप सो कि लंबा खेले। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को प्रियंका राहुल ने संभाल लिया है, ऐसे में वो 3 जो ऑलरेडी 75 साल के आसपास हो रहे हैं, उनका सियासी भविष्य पर भी चर्चा होगी। लेकिन आज का दिन भारतीय जनता पार्टी का दिन है और अब से कुछ देर बाद बीजेपी के मुख्यालय में बड़ा सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं। यहाँ निश्चित रूप से। और लेकिन 2 राज्यों का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। एक छत्तीसगढ़ के बारे में किसी को अनुमान नहीं था। किसी के जो एग्जिट पोल के सर्वे आए थे उसमें भी ऐसी बात नहीं कही गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता का पलट हुआ है और ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है। और दूसरा राज्य है तेलंगाना, जहाँ पर कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि 20% का स्विंग ले जाकर के कांग्रेस जो है उसको जीतेगी। उस राज्य को कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। तो बीजेपी ऑफिस से देख सकते हैं जेपी नड्डा वहाँ पे पहुँच गए हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री भी पहुँचेंगे। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, शिवराम माथुर वरिष्ठ पत्रकार, स्मिता गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र वशिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले अगर मैं स्मिता गुप्ता मैम आपसे पूछूं, राजस्थान में जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, सीएम कौन होगा, इसको लेकर बहुत अब कयास लग रहे हैं, मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी ऑफिस में नज़र बनी हुई है हमारी। आपको क्या लगता है, जो नए चेहरे हैं, जो जीत हासिल करके आए हैं, उनको इस बार मौका दिया जाएगा, या फिर जिस तरह से वसुंधरा राजे ने बाहर आकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बात भी की, कोई सवालों का जवाब नहीं, उन्होंने सवाल नहीं लिए? क्या मंथन 2024 से पहले कितना रिस्क बीजेपी उठा सकती है इस कुर्सी को लेकर? देखिए, ये नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। यदि भाजपा को लगे कि हम वसुंधरा को नहीं बनाएं, जो लीडरशिप चाहती है उनको नहीं बनाना चाहती है, तो कैन दे टेक दैट रिस्क? उनके पास उतना नंबर्स है कि वो एक रिवोल्ट वहाँ नहीं शुरू कर दे, या कोई, क्योंकि ये तो जानती बिल्कुल कयास का ये सवाल है। हाँ, कयास का। संजय? और नहीं तो फिर कोई दिया सिंह का नाम भी चल रहा है। कई नाम मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप लोग अपनी सलाह मशविरा करके बाबा बालकनाथ अर्जुन मेघवाल के नाम की चर्चा है। यदि आप एक उस समुदाय से देना चाहते हैं कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचे, हमारे दर्शक उसको देख सकते हैं, तो अर्जुन मेघवाल की बात कर लेते हैं। उसके बाद 2-3 जो बाबा लोग जीते हैं उनकी चर्चा है। एक गोरखपीठ के बाबा जीते हैं, उनकी भी चर्चा है, और दिया कुमारी की चर्चा है, जैसे कि स्मिता मैम ने कहा। और इन सब के बीच में गजेंद्र शेखावत, जो कि वो चुनाव नहीं लड़े, जिसे कि अब से थोड़ी देर पहले हर्षा बात करी थी, उनके भी नाम की चर्चा है। देखिए, 2 चीज़ है। एक तो स्मिता जी से थोड़ा सा मैं असहमत हूं कि जिसको केंद्रीय लीडरशिप नहीं चाहेगी या चाहेगी, जो बनेगा जिसको चाहेगी वही बनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि 24 का जो है, जो सेंट्रल लीडरशिप के जो थिंकिंग है 24 को लेकर के, उसके साथ जो सिंक में होगा, जो लगेगा कि जिसे प्रूव करने के लिए बहुत कुछ है। कई जगह आपने देखा होगा कि लिए तो 25 में 25 है आपके पास। नहीं, 24 में 25 का 25 है अभी। लेकिन जो वहां नेतृत्व संभालेगा उसको अपना प्रूव करना पड़ेगा अगले 3 महीनों में कि मैं हूं और सक्षम हूं। आप हमसे अधिक भाजपा को जानते हैं संजय, घुमाइए मत, सीधे सीधे बताइए 3 नाम आपके हिसाब से ABC। देखिए, 3 नाम हर आदमी बताने में हर जगह फेल कर गया। तो आपने बताना चाहिए राष्ट्रपति के वो हो, किसी और चीज के वो हो, कहीं के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा में, या मान लीजिए उत्तराखंड में किसने एक्सपेक्ट किया था कि एक फर्स्ट टाइमर को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? महाराष्ट्र में किसी समय, मतलब ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट देखे। भूपेंद्र पटेल बन गए वहां पर गुजरात में। देखिए, यहाँ हमने देखा
ऐसे साहब भी को- आप चूंकि कह रहे सुमित जी, ऐसे भी एग्जाम्पल है जो लोग चुनाव नहीं हुए थे, वो वहां जाकर के, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, चुनाव हारे हुए धामी साहब को बना धामी दिया साहब को बना दिया हारने के बाद। है ना। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा इसमें ये बहुत मतलब नाम में संजय जाना- जी बहुत सेफ खेल रहे हैं, वो कहीं भी कतई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए तो कि बोल जब दिया। भी आप आउटस्पोकन जाते हैं, जो भी नाम जहां भी ले रहा है वहां वो तो मतलब जिसका लता नाम खड़ा ले है। लिया उसका पत्ता कट उसका गया, इसलिए पत्ता आप नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं किसी का पत्ता बनाने काटने अमिताभ जी, बाबा बालकनाथ की भी बहुत चर्चा है, यदि आप बुलडोजर मॉडल लाना चाहते हैं, बहुत चर्चा होगी। अब किसी का नाम लेना यहाँ पे तो आपको पता है, सिर्फ एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें वो मैसेज है कि कौन बनेगा, और वो बहुत पब्लिक ग्रुप तो है नहीं। अब लेकिन मुझे लगता है 2024 का चुनाव बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट वो है। पब्लिक एक सीट सीट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट मैसेज वाला डायरेक्ट मैसेज वाली डीएम group वाला है। है। एक भी सीट पर भाजपा जो है 2024 के लिए चांस नहीं ले सकती है। बिल्कुल। मुझे लगता है जो भी एक्सपेरिमेंट करना होगा वो 2024 के बाद होगा, जब एक प्रचंड जीत अगर भाजपा जीत के आती है तो उस वक्त कुछ एक्सपेरिमेंट करेगी। मुझे लगता है इस वक्त सेटल्ड लीडरशिप पे चलेगी। वसुंधरा राजे एक पॉपुलर लीडर हैं, वुमेन लीडर हैं, कोई वुमेन सीएम भाजपा के पास है नहीं, और उनके बहुत सारे सबसे ज्यादा एमएलएस तो उनके ही जीत के आए होंगे क्योंकि उनके ही सबसे ज्यादा टिकटें थी, और इंडिपेंडेंट्स में भी उनके कुछ लोग सपोर्ट उनको करेंगे जैसा अशोक गहलोत को पिछली बार कर रहे थे, तो उनका चांस बनता है। भले ही सेंट्रल लीडरशिप से थोड़ी बहुत खटपट हमने देखी है, पहले रही है, लेकिन वो कदावर नेता है और अभी भी ओल्ड लीडर नहीं है, अभी भी 70-71 उम्र की हैं, तो मुझे लगता है अभी भी दावेदारी उनकी बट बनती है। सीटें इतनी आ गई है कि जरूरत है क्या नहीं, आपको इतनी वसुंधरा मतलब जी? 115 है, इतनी मतलब देखिए यहाँ तो आई हैं 90, 96, 98 रहती तो बात है। नहीं, यहाँ तो आई हैं, लेकिन 25/25 लोकसभा में लानी है जो कह रहे हैं संजय जी, उसमें कोई रिस्क, कोई कोताही बीजेपी बरत नहीं सकती है। हाँ, उनके साथ 1-2 डेप्यूटी सीएम जो आप नाम ले रहे हैं, कास्ट कोएलिशन को बैलेंस करने के लिए, खास करके SC/ST समाज से सही कहा। हो सकता है। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। चारू जी स्वागत है आपका। ये सवाल मैं आप ही की तरफ टॉस कर देता हूं क्योंकि ये तीनों लोग तो सेफ खेल रहे हैं हमारे मेहमान। मैं चाहता हूं कि आप हमारी पहेली को सुलझा दें। आप एक महिला हैं, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो महिला को दायित्व तो मिलेगा। मैं किसी नाम का नहीं ले रहा हूं। आप चाहेंगी महिला को दायित्व तो मिले? जी बिल्कुल, मैं हमेशा चाहूंगी कि महिलाओं को उनकी जगह मिले राजनीति में, देश में। और यहाँ पर भी हमने देखा है कि हमारी पार्टी की महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर बाकी कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छा काम किया है, और यही हमारी पार्टी की खूबी है। हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है, और जितनी महिलाएं राजस्थान से खड़ी, सारी टीम एरिया में उनका प्रभाव फैलाने का, मोदी जी की पॉलिसीज के बारे में लोगों को बताने का काम बहुत अच्छे से कर रही थी। तो लेकिन मैं यहाँ पर एक पल का पॉज लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इन तीनों प्रदेश की सारी जनता का कि उन्होंने फिर से विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी पर और अपना आशीर्वाद दिया है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेंशन, आई एम स्पेशली हैप्पी, तेलंगाना में 5 साल पहले हमारा जो प्रदर्शन रहा था, तब से लेकर अब तक हमारा सफर बहुत अच्छा रहा है। 14% से ज्यादा भाजपा को वोट शेयर मिला है, 9 सीटें आई हैं हमारी। तो मैं तेलंगाना की जनता का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। इनफैक्ट बीजेपी के लिए तो गेन ही गेन है। चारों जो राज्यों में बीजेपी का गेन दिखाई दे रहा है, और शायद इसीलिए इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर सेलिब्रेशन चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ हमारे साथ हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। वशिष्ठ साहब, कहाँ गड़बड़ हो गई? अपने 2 राज्य हार गए आप, 2 मुख्यमंत्री, वो भी ओबीसी। जातीय जनगणना का इतना ढिंडोरा पीटने के बाद भी 2 ओबीसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल चुनाव हार गए। उनकी पार्टी, आपकी पार्टी सरकार नहीं रही। देखिए, हाँ, आज चुनाव के रिजल्ट के बाद मैं सब लोगों को बधाई देता हूं जो आज चुनाव जीते, चाहे वो किसी भी दल के थे। ये संविधान के रूप में हमें चुनाव मिला है, सबको बधाई। चाहे वो कांग्रेस की सरकार जहां तेलंगाना में बन रही है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए आज बीजेपी को बधाई देना एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट और नेता मेरा फर्ज बनता है कि लोकतंत्र में मैं उनको बधाई दूं। हाँ, नतीजे जरूर हैरान और परेशान करने वाले हैं। कि मैं ये कहूं कि आज इस चैनल पे बैठ के नहीं ये नतीजों से मैं संतुष्ट हूं, तो जरूर
इनसे संतुष्ट नहीं हूं। ईवीएम का मैं विरोधी रहा हूं, पर आज ईवीएम की बात भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आज रिजल्ट आए हैं। ये एक चुनावी जंग के बाद जो रिजल्ट आए हैं, हमें उसको सम्मान के साथ देखना चाहिए। भारत की प्रदेशों की जनता ने जो फैसला किया है, हमें उसकी समीक्षा करना पड़ेगी और 2024 के पार्लियामेंट चुनाव से पहले जो खामियां इस चुनाव में रह गई है उनको पूर्ण कर हमें अपने एक रीजन बताइए ना, क्यों हारे आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकारें? एक रीजन, जाति जनगणना की आपने बात की, तब भी आपके फायदे में नहीं रहा। नहीं, आप राजस्थान का, आप जैसी चर्चा थी, कितनी क्लोज फाइट रही, आप देखेंगे ना, नैरो मार्जिन से भी 10-15 सीटें इधर उधर हुई हैं, कि ऐसा तो नहीं है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी अशोक गहलोत जी ने पहले ही कहा था, अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ आपस में लड़ते रहे, मंत्री साझा नहीं किया। यदि इकट्ठे होकर लड़ जाते तो आप नतीजे कुछ और होते। अब विश्लेषण जब किया जाएगा मनोरंजन भाई, इसमें जब ही ये देखा जाएगा, नहीं तो किया। ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत जी ने सचिन जी को ट्वीट भी, उनकी बातों को और मंच भी साझा किए, और हर जगह। अब तेलंगाना में भी तो हमारे जो नेता थे आपस में वो अलग अलग घूम रहे थे। आपके आला नेता इन्होंने अपनी चलाई, जो केंद्रीय टीम गई उनकी नहीं सुनी, उनको वापस भेजा, राजस्थान की बात हो। आज ये सब बातें कहना बिल्कुल गलत होगा। हम मिलके लड़े थे, हम एक साथ लड़े थे, किसी को दोष देना आज गलत नहीं। हम अपनी नीतियों के साथ जनता के बीच में गए थे। हाँ, जरूर हम समझाने में कामयाब नहीं हुए, इसी ये रिजल्ट है। किसी भी नेता को ये कहना, सबने दिल से, कांग्रेस के हर नेता ने दिल से काम किया। मैं खुद भी यही दिल थोड़ा राजस्थान गया था। परिश्रम हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पे हैं, देखिए हम आप समझ सकते हैं जो पीड़ा है, लेकिन कांग्रेस को ये देखना होगा, समझना होगा कि परिश्रम जो किया है जिस तरह से। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी बता रहे थे। स्मिता, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, जो अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कवर कर रहे थे, उनका यही कहना था अभी पिछले 1-2 घंटे पहले कि किस तरह से जब शिवराज सिंह चौहान को इतनी तवज्जो नहीं भी दी जा रही थी बीजेपी में नेतागण को लेकर, फिर भी वो आचार संहिता के बाद 165 रैलीज करते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं। बस्तर जैसे इलाकों में, छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो वहाँ पर जो काडर रह जा रहा था, क्या जो संगठन है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है कांग्रेस में? बिल्कुल, आपने सही बात कही है, क्योंकि जो बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है वो अपने संगठन में है, और वो मतलब 24 घंटा 7 दिन पूरे साल वो मेहनत करते रहते हैं। जैसे ही एक चुनाव ख़त्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारियां शुरू होती है। और ये मतलब नेता जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे शुरू करके नीचे तक ये जो मेहनत है, ये 24/7 पॉलिटिक्स, ये चलता रहता है। कांग्रेस में आपने देखा होगा कि उस टाइप का संगठन भी नहीं है, उस टाइप का परिश्रम भी नहीं है, और चुनाव आ रहा है तब काम शुरू होता है, तब इनके मन में नए आइडियाज़ आते हैं। जैसे आपने अभी कास्ट सेंसस की बात की। यदि आपको कास्ट सेंसस, आपको अपनी पार्टी का छवि बदलना था इनटू अ मंडल पार्टी, तो आपको 5 साल लोगों को समझाना था कि क्यों आप अपना मन बदल रहे हैं। आप चुनाव के 1 महीना पहले एक CWC में आपने कह दिया, और उसके बाद लोगों को छोड़ो, अपने पार्टी के लोगों को भी आपने कन्विंस नहीं कर पाया। मुझे तो लगा है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता जिनसे बातचीत हो रही थी, वो भी इस पे ज़्यादा कन्विंस नहीं थे। वो भी इस तरीके से उसको पेश कर रहे थे कि हाँ, एक बोला गया है तो बोलना पड़ेगा, मगर एक अंदर से जब वो ही कन्विंस नहीं है तो आम लोगों को कैसे वो समझाएंगे कि हमारे। यदि बात करें तो अमिताभ जी, जो एक एरोगेंस लेवल था, खासकर जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे उनका, जिस तरह से बयान अखिलेश के बारे में दिया, चाहे जो रैलियां करने की बात हुई, जो निधि कह रही थी, वो दिन में 2 रैली कर रहे थे, शिवराज सिंह 6-6, 8-8 रैली कर रहे थे। उसके बाद हर दूसरे को नाराज करना, अपना करना कि नहीं, मुझे टिकट भी मैं ही बांटूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा, और इतने ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि आज ये नतीजा।
निधि जी ने बहुत अच्छी बात करी, तेलंगाना का एग्जाम्पल, वहां कंबाइंड लीडरशिप, कोई सीएम कैंडिडेट नहीं, स्टेट यूनिट, सेंट्रल यूनिट भी लगी, गांधी परिवार भी लगा, खड़गे जी भी लगे, सब लोग लगे, वहां जीते, स्ट्रैटेजिस्ट भी लगे। और कैसे जीते? देखिए वॉर है ये। अब इसमें सबसे पहले आपको रियलाइज करना है कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। वहां आपको समझ में आया कि हम कमजोर हैं, मुश्किल है, कोशिश करते हैं जीतेंगे, ठीक है। एमपी में डे 1 से हम जीत रहे हैं, क्यों? क्योंकि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, हम जीतेंगे, नंबर 1। और एरोगेंस कमलनाथ जी की, सेंट्रल लीडरशिप ने सब कुछ कमलनाथ जी पे छोड़ दिया। 39 रेबल्स कांग्रेस पार्टी के, पक्ष के ज्यादा रेबल्स होते हैं 36, विपक्ष के यहां पे ज्यादा रेबल थे। ऐसी सिचुएशन कभी नहीं होती। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मारामारी, जो उनकी मर्जी हुई वो उन्होंने करी, और हर राज्य में यही हुआ। सेंट्रल लीडरशिप ने गहलोत जी को जो मर्जी करने दिया, जो मर्जी करने दिया। यही कंबाइंड लीडरशिप होती, यही गुजर वोट बैंक आपको मिला होता जो ईस्टर्न राजस्थान का, तो आज आप 45 सीट से पीछे हैं अभी, तो आप और क्लोज कॉन्टेस्ट कर सकते थे, लड़ सकते थे, जीत सकते थे। और छत्तीसगढ़ में अगेन एक ही बंदे के ऊपर आपने सारी पॉलिटिक्स कर दी। वहां पर आदिवासियों की पॉलिटिक्स है। एसटी समाज ने आपको 26/29 सीटें दी 2018 में। मिनिस्ट्री में कितने लोग हैं आदिवासी समाज के? आपने सीएम बनाया उनको, डिप्टी सीएम बनाया अपर कास्ट को। तो एक नाराजगी होती है, आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया पावर। और बीजेपी एक 20 साल के सीएम को सीएम कैंडिडेट नहीं बना रही है, कोई अनुशासनहीनता नहीं है, वो आदमी लगा हुआ है। क्यों? फिर भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी का कैडर नहीं होता, लीडर्स के कैडर होते हैं। 5 लीडर हैं, उनके 100 लोग हैं, एक बंदे को टिकट मिलेगा, 400 लोग घर बैठ जाएंगे। भाजपा में 500 लोग हैं, 500 लोग हैं, एक बंदे को टिकट मिलेगा, 500 लोग काम करेंगे, क्योंकि लीडर के नहीं है कैडर वो। एक इंटरेस्टिंग बात जो आपने ट्राइबल की बोली, मुझे लगता है इस पे ऐड जरूर करना चाहिए। बीजेपी ने इस पल्स को पकड़ लिया कि जो आदिवासी हैं वो कांग्रेस के पास चले गए थे पिछली बार, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। इस बार जिस तरीके से चुनाव के बीच में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई, आदिवासियों के लिए एक पैकेज अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद पोलिंग हुई छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। और दोनों जगह पोलिंग में अगर आप देखेंगे, जब डिटेल्स हमारे पास आएंगे, तो ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी ने एकदम से सुपड़ा साफ कर दिया है, कांग्रेस गायब हो गई है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है, संजय आप इनफैक्ट रोशनी भी डालेंगे, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी एक होकर लड़ी, जो बात अभी अमिताभ बोल रहे थे। 6 महीने पहले से लिस्ट आ जाती है, दोनों लोग एक साथ दिखाई देते हैं। यहां पर चुनाव जीत सकते थे मध्य प्रदेश में, जो बात अमिताभ ने की एरोगेंस की, हम तो जीत रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक से सीखी नहीं? सिर्फ वहां के स्ट्रेटेजिस्ट को लाके बिठा दिया, सुनील कानूगोलू को, और लगा चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, आपको जोड़ दूंगा, कानूगोलू को भी हटा दिया, अमरनाथ जी ने उनको भी भगा दिया, केवल एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लग गए। बघेल ने भगा दिया, इन्होंने बोला बस बैठे रहो शांति से। देखिए, लेसन लेना उन्माद में आ गया, लेसन लेना अलग बात होती है, उन्माद में आ गया। वहां पे क्या हुआ, खुशी का इजहार है, चारों तरफ दम्भ है। आप देखिए पिछले कर्नाटक के बाद क्या हुआ, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता को लग रहा था कि ये बाकी जो चुनाव आ रहे हैं ये हम जीतेंगे, और उसके बाद हमने ये इंडिया अलायंस बना लिया और उसमें हम करेंगे, जिसके कारण उधर एक असंतोष है। फर्क क्या पड़ता है? मैं कर्नाटक का एक और जिक्र आपको करना चाहूंगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के इंचार्ज थे। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला को एक तरफ कमलनाथ, मतलब कमल, बीजेपी के कमल से ज्यादा बड़े कमल अपने को हिंदुत्ववादी घोषणा कर रहे हैं, वहीं आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला को बना दिया यहाँ का प्रभारी, जो ये कहे, जो बीजेपी को वोट देता है, तुम सब लोग राक्षस हो। योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। से सिलीगुड़ी के लिए और गोरखपुर से एक शामली के लिए, ये सभी मार्गों की भी चर्चा आज यहाँ पे हुई है, जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को और देश के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनसे अच्छी कनेक्टिविटी और बेहतरीन कनेक्टिविटी देने में सफल होंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो डेवलपमेंट का विजन है, इसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर और भी प्रभावी ढंग से उतारने में। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अप्रत्याशित जीत हुई है भाजपा की, क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को,
और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीज़ें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नाथ को और कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास हैं। अशोक गहलोत, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान और तोमर साहब का, उनका क्या कहना पहले ये सुनाते हैं, फिर मेहमानों के पास जाएंगे। नतीजे जो आए हैं वो एक चौंकाने वाले हैं, इस पर कोई दो राय नहीं, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं थी। हम उम्मीद थी कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी, उनके साथ में पूरा सहयोग रहेगा। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बहनों ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। जो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। 21 साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति। ये महाविजय मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में लाडली बहना और लाडली बहना के मन में भाजपा, उसकी विजय। बिल्कुल, तो हमने इन नेताओं को सुना और जो जिस तरह से सुमित आपने वो ट्राइबल का जिक्र किया, एक आंकड़ा सामने आया किस तरह से बीजेपी ने जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मेहनत की है। एक आंकड़ा है कि 29 में से 18 छत्तीसगढ़ में, 47 में से 27 मध्य प्रदेश में और 25 में से 11 राजस्थान में, ये जो ट्राइबल इलाके हैं यहाँ पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। बहरहाल जो परिश्रम रहा है लोकल नेताओं का, संगठन का, उसका ये असर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। राज्यों के फैसला के इस विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। हमारे
राज्यों के फैसला में आपका स्वागत है। हमारे मेहमान भी जुड़े हुए। अब से पहले हमने आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाई थी। अशोक गहलोत की सबसे पहली प्रतिक्रिया थी। बड़े दिलचस्प चुनाव हुए हैं राजस्थान में। आप देखिए तो राजेंद्र राठौर जो है, सतीश पूनिया साहब बीजेपी के, वो हार जाते हैं। राजवी साहब जो इतना बवाल मचा, उनको सीट दूसरी दी गई, वो हार जाते हैं। कांग्रेस के भी कई दिग्गज जो हैं वो हार जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सीपी जोशी साहब जो कि स्पीकर थे, वो हार जाते हैं। तो यहाँ पे जनता ने किसी को बख्शा नहीं है, मतलब ठीक ठाक चुनाव हुआ है। लेकिन जो बात अशोक गहलोत कह रहे थे, उसमें आप कितना यकीन करते हैं कि नहीं, रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं हुआ? क्या उनको मालूम नहीं था कि हम दोनों मिलके चुनाव लड़ते तो आज जो बात अमिताभ कर रहे थे, गुजर वोट भी मिलता और आप बहुत अच्छा करते? यहाँ आने से पहले एक चैनल पे मैं देख रहा था, अशोक गहलोत के जो ओएसडी थे, वो कह रहे थे कि हमने 4-5 महीने पहले ही बता दिया था कि मैसिव एंटी इनकम्बेंसी, आप चुनाव हार रहे हैं। और उसके बाद साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये बात मैंने राजेंद्र राठौर को बताई थी। अब ये लाल डायरी में उन्होंने कब जिक्र कर दिया, तो लाल डायरी का भी मसला थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी एक दूसरी चीज कह रहे, वो गुड़ा भी चुनाव हार गए। गुड़ा भी चुनाव हार गए। अब उसमें चीज देखिए, दोनों साथ लड़ते तो मसला कहां पे जाता? दोनों साथ लड़ने वाली स्थिति में थे ही नहीं कभी, क्योंकि एक व्यक्ति जो पिछले बार राजस्थान का चुनाव जितवा करके लाया था, गहलोत साहब बाहर गुजरात यहाँ वहां सभी जगह व्यस्त थे। बाद में वो आए, मुख्यमंत्री बने, फिर भी वो एक स्थिति बन सकती थी। यहाँ पे गांधी परिवार का इंटरवेंशन डिसाइसिव हो सकता था, जो नहीं हुआ। शांति हो गई, लोगों को लगा कि एक ट्रूस हो गया। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी जो गड़बड़ियां थी राजस्थान में, लोगों का एक एंगर बन रहा था सरकार के खिलाफ। आप सारा वेलफेयर और फ्रीबीज के हिसाब से अगर चाह रहे थे कि उस गैप को हम पार्ट करके और फिर आगे निकल जाएंगे, तो एक जो इस चुनाव के नतीजे में एक चीज और भी निकल के आया है कि केवल फ्री घोषणा से नहीं चलेगा। क्योंकि आप राहुल गांधी का जिस दिन का चुनाव था उस दिन का ट्वीट देखिए, तो केवल वो घोषणाएं वेलफेयर स्कीम्स के या फ्रीबीज जो भी उसको कह लीजिए उसकी करे थे। विकास के बारे में कोई बात उसमें एक वर्ड नहीं लिखा हुआ था। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए जब आप कोई आगे का मॉडल प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, वहां इतना पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, करप्शन की घटनाएं हो रही हैं, कम्युनल सिचुएशन की घटनाएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है, तो एक गहलोत की उपलब्धि है कि चुनाव उन्होंने अपने राउंड सेंट्रिक कर लिया। बाकी चीजों की बात जो है वो थोड़ी पीछे छूट गई और उन्होंने इस चुनाव को अपने बना मोदी बनाने की कोशिश की। मुझे लगता है वो भी एक वाइटल फ्लॉ है। क्योंकि एक चीज में आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, आपने क्योंकि मोदी का नाम लिया, स्मिता जी बड़ा सवाल आपसे है। मैं आपको 5 साल पहले ले जा रहा हूँ। 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी। 19 के चुनावों में इन तीनों राज्यों में बीजेपी बहुत बड़े अंतर के साथ लोकसभा जीतती है। हर राज्य में, केवल छत्तीसगढ़ में शायद 3-4 सीटें कांग्रेस जीतने में मैनेज हो जाती है। मेरा सवाल आपसे ये कि क्या इस बार ये जो मोमेंटम बना है, इस वक्त जो मोदी फैक्टर दिखाई दे रहा है कि मोदी ने जो चाहा, जैसी रणनीति बनाई, जिसको चाहा लड़ाया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की हर चीज सफल हुई, उनकी लोकप्रियता 10 साल के बाद भी बरकरार है। इस लोकप्रियता के शिखर पर जब पीएम मोदी इस वक्त हैं, तो क्या विपक्ष के पास, इंडिया ब्लॉक के पास कोई एजेंडा है जिसके सामने वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे 24 में? कुछ भी चीज है आज की तारीख में कि इसको खड़ा कर देंगे हम? अब तो जातीय जनगणना भी पिट गया ऐसा लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में 25 सीट, 25 के 25 बीजेपी के पास। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 28 सीट, कांग्रेस के पास 1 सीट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास 9 सीट और कांग्रेस के पास 2 सीट। अच्छा, ये आपका सवाल के जवाब के पहले एक चीज मैं कहना चाहती हूँ। यदि आप मोदी के शॉट्स हैं, पीएम मोदी के कारों का काफिला शायद पहुंच गया है इस वक्त बीजेपी दफ्तर की ओर। विजुअल चलते रहेंगे, आप अपनी बात की इसमें। यदि आप तीनों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्टेटिस्टिक्स देखें, पिछले असेंबली चुनाव के और इस चुनाव का, आप देखेंगे कि कांग्रेस माफ करेगा, ये अशोक गहलोत की तस्वीर है। वो राजभवन जा रहे हैं शायद इस्तीफा देने के लिए। जी हाँ, तो यदि आप वहाँ के आंकड़े देखें, पिछले जो असेंबली चुनाव, आप देखेंगे कि कांग्रेस का जितना वोट शेयर था रफली उतना ही रहा है, मगर भाजपा ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। जी। तो इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे पार्टीज हैं, दे हैव मोर और लेस बीन वाइप्ड आउट।
जैसे कि बीएसपी जो है 2 पे है और निर्दलीय है, वहां पे राजस्थान में 12 अन्य है। 3% भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है। अच्छा। निर्दलियों और अदर्स का वोट शेयर ठीक ठाक है, लेकिन कांग्रेस का बढ़ा नहीं है। जिस और कांग्रेस का स्कैटर्ड है। हाँ, जिस तरीके से तेलंगाना में आप देखेंगे कांग्रेस का बहुत बड़ा है तो वोट, उसके बिना संभव ही नहीं था। और कांग्रेस का वोट पॉकेटेड नहीं है, स्कैटर्ड है। और आपने लिस्ट बताई, इसमें सब ओल्ड फेसेस हैं बाबा। 30 साल से जो एमएलए जीत रहे हैं, पब्लिक जो निधि जी भी बात कर रही है, अब फ्रेश चेहरा ढूंढ रही है। आज को इंडिया कोalition की जो बात है, अब 6 तारीख को उनका मीटिंग उन्होंने अनाउंस किया है। अब देखा जाएगा वो क्या कहेंगे, क्योंकि अब उनको तो एक प्रश्न का जवाब तो देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश स्पेसिफिक, वहाँ जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी के साथ क्या उनको लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था, लड़ने से कुछ फर्क पड़ता या नहीं पड़ता। और फर्क भी नहीं पड़ता, मगर एक एग्जाम्पल हो जाता कि हम अकोमोडेट करना चाहते हैं अपने एलाइज को, एक साथ लड़ना चाहते हैं हम, एक मतलब एक कोऑपरेटिव एक एफर्ट होना चाहिए। तो अब इट डिपेंड्स ऑन द कांग्रेस पार्टी टू अ लार्ज एक्सटेंट। कोई इशू है क्या जो बीजेपी का मुकाबला कर सके, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी का मुकाबला कर सके? इतना बड़ा विपक्ष है, इतने राज्यों में विपक्ष की अलग अलग सरकारें हैं। मैं सवाल आप तीनों के लिए है। हाँ, कोई एक इशू दिखता है? एक ही है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ। ओके, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसा है जो आज से 50 साल बाद भी इशू रहेगा, 100 साल बाद भी रहेगा, 100 साल 50 साल पहले भी था। सो अनएम्प्लॉयमेंट इशू विल गो ऑन अनलेस कि अनएम्प्लॉयमेंट में आपको बीजेपी इस चीज को समझ रही है संजय, इसीलिए आप देखिए हर 15 दिन में प्राइम मिनिस्टर 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोगों को बाकायदा नौकरियां बांट रहे, खुद अपनी तस्वीरों के साथ। मैं ये उनको लग रहा है कि प्रेशर है। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी चुनाव उठा लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट इशू होगा ही होगा। दुनिया के किसी भाग में चले जाइए, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, तो उसको साइड कर देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले मतलब जितने समय से हुआ, और नीतीश कुमार जब से जाति जनगणना की बात की है, जाति जनगणना कांग्रेस ने उसको उठा करके जितनी आबादी उतना हक उन्होंने साथ में जोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, जातीय जनगणना के बाद क्या, ये तो कोई है नहीं। तो यहाँ कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्री दोनों ओबीसी के, तो आपको बताने के लिए भी नहीं कि ओबीसी में क्यों गड़बड़ हुआ, तब तो आप बता सकते थे ना। वहां बिहार में, मैं कह रहा हूं बिहार में नीतीश जी जाति जनगणना के बाद जिस दिन वो रिपोर्ट आई विधानसभा और विधान परिषद में, उन्होंने जो कहा, उसके बाद नीतीश जी का स्टॉक काफी डाउन है। बिहार में और भी बहुत तरह की बातें हो रही है, उस पर मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के डेट में नीतीश जी का स्टॉक काफी डाउन हो गया। इंडिया अलायंस के अंदर भी उनका स्टॉक काफी डाउन हो गया। अगली बार जब आप ये मिलेंगे तो यहाँ पे जाति जनगणना इन 5 प्रदेशों में नहीं चला, क्योंकि वहां भी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो रेड्डी हैं तेलंगाना में, जो मतलब अपना चुनाव भले ही वो दोनों ही हार गए, केसीआर भी हार गए और ये भी हारे एक विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट से, लेकिन वहां वो रेड्डी हैं। तो जाति जनगणना का इशू ये चुनाव में था नहीं, बरीड हो गया। दूसरी चीज ये है कि 3 जो जितनी भी बैठकें हुई उसमें एक फैसला आया, मीडिया बॉयकॉट। उसको धता किसने किया? कमलनाथ जी ने और गहलोत साहब ने इंटरव्यू दिए, उनके साथ जहाज में हो रहे, सब कुछ किया, सब कुछ किया। अगली बार जब आप आज जो जिस चीज का अभी ब्रेक में जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने आज तेलंगाना वाली जीत पे कहा कि कांग्रेस एज नेशनल पार्टी ट्राउंस्ड रीजनल पार्टी। ये हकीकत है कि रीजनल पार्टी का उदय जो हुआ है हर पूरे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कांग्रेस के ही कॉस्ट पे हुआ है। वहां जीत बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की। लेकिन जब आप ये लैंग्वेज बोलेंगे, जो आपने कहा कि अखिलेश वखिलेश कौन क्या, 2 सीट दे ही देते तो क्या फर्क पड़ता था, ऐसे भी नहीं जीतना था, वैसे भी, या मान लीजिए आपको इसी ग्रेड का ही सीट दे देते, कहीं जीतना था दे देते हैं, कहीं कहने को होता। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें अगली बैठक जो है, मैं ये मान करके चलता हूं कि वो घमासान होगा। 6 तारीख की घोषणा तब हुई थी बैठक की, जिस समय नतीजे रुझान इस तरह के आ रहे थे जिसमें कांग्रेस का कुछ हरा हरा दिख रहा था। बिल्कुल, और इसी बात पर एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं और तुरंत लौटते हैं। राज्यों का फैसला आ चुका है और बड़ा स्पष्ट मैंडेट जनता ने दिया है। चारों राज्यों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बहुमत के साथ सरकारें बना दी हैं
कि जो आराम से 5 साल का टेन्योर पूरा करेंगी। 3 राज्यों में भाजपा जीत रही है तो 1 राज्य में कांग्रेस जीत रही है। तेलंगाना में कांग्रेस है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ बन रही है। और उसमें अंडरलाइन करने वाली बात है कि कांग्रेस 2 अपनी सिटिंग सरकारें, कांग्रेस की 4 सरकारें थी, 2 आज हार गई। अशोक गहलोत इस वक्त राज्यभर में है, शायद इस्तीफा दे रहे होंगे और भूपेश बघेल के इस्तीफे की खबर भी किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, हम लोग बातचीत कर रहे थे, इसका असर 2024 पे क्या पड़ेगा। अमिताभ, मेरा सवाल आप ही से है, अब नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता आज की तारीख में है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, आप 10 साल के बाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप अपने सिटिंग सीएम जो कि सक्सेसफुल सीएम्स रहे उनका चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना रमन सिंह का, ना शिवराज सिंह चौहान का, ना वसुंधरा का। आप करेंगे नहीं, मेरी शक्ल पे चुनाव लड़ेंगे, मेरी नीतियों पे चुनाव लड़ेंगे। और आपने राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव लड़ा, आपने स्थानीय मुद्दे नहीं उठाए, आपने हिंदुत्व की बात की, आपने मंदिर की बात की, आपने अपनी जो स्कीम्स है केंद्र की उसकी बात की, और फिर आप चुनाव जीत गए इतने बड़े नंबर के साथ। इसका तोड़ क्या है? मोदी का कोई तोड़ है कि नहीं आज की डेट में? तोड़ कोई दिख तो नहीं रहा है विपक्ष के पास। देखिए 17% लोगों ने राजस्थान में जो भाजपा को वोट किया है वो मोदी के नाम पे वोट किया है, 17%। 7% मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में हर 3 में से 1 वोटर ने मोदी के नाम पे बीजेपी को वोट किया था। अब इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हम मुद्दों की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ मुद्दों के बेसिस पर वोटिंग होती नहीं है। वोटिंग इज नॉट अ वेरी रैशनल डिसीजन। ये हम लोग इस फील्ड में है तो 6-6 महीने से बात करते रहते हैं। इमोशनल डिसीजन है। बिल्कुल। आशा और आक्रोश, आशा, होप कि भाई एक 10 साल से एक लाभार्थी वर्ग उन्होंने बनाया है, ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, और भी मुद्दे हैं, लेकिन यही एक पार्टी है शायद जो इनको सॉल्व कर सकती है। क्रेडिबिलिटी, और विपक्ष को ये क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि भाई 5 साल आपने राजस्थान में सरकार चलाई, 5 साल आपने वहां चलाई, बाघेल जी की सरकार चलाई। क्या आपने कोई इकोनॉमिक मॉडल एस्टैब्लिश किया? क्या आपने कोई गवर्नेंस मॉडल एस्टैब्लिश किया? सोशल मॉडल एस्टैब्लिश किया? नहीं कर पाए। बिल्कुल, ये जो ब्रांड मोदी की बात है उसमें अब जिस तरह से ओबीसी की कास्ट की बात हो रही थी, तो प्रधानमंत्री ने हाल ही की एक रैली में कहा कि जो मेरे लिए तो 4 कास्ट, महिलाएं हैं, गरीब हैं, किसान हैं, युवा है। तो जो एकदम चुनाव के दौरान चलते चलते रीडिफाइनिंग ऑफ थिंग्स होती है और ज़मीन का जो असेसमेंट होता है वो उस पर भी बीजेपी छोड़ती नहीं है इशूज को। बिल्कुल, बिकॉज स्ट्रैटेजी एक बार आपने बना दी और बैठ गए, ऐसे नहीं होती। अप्रैल में कांग्रेस पार्टी ने 1500 रुपए अनाउंस किए महिलाओं को मध्य प्रदेश में। शिवराज ने 1250 रुपए जून में अनाउंस कर दिया काउंटर। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का क्या काउंटर आया? कुछ नहीं। हमारी स्कीम को कॉपी किया है। गहलोत साहब अपना इस्तीफा जो है वो गवर्नर साहब को जो है वो सौंप रहे हैं। ये तस्वीरें आ रही। मेरा यहाँ पे एक सवाल है संजय जी आपसे कि अब आप बढ़ेंगे कहाँ? जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, 25 में 25 है आप राजस्थान में, 28 हैं आप मध्य प्रदेश में, 11 में से 9 सीट है बीजेपी पे, तो कहाँ बढ़ेंगे आप? देखिए, यहाँ तो रिटेन करने की बात है कि यहाँ आप रिटेन जो बेस है, या उत्तर प्रदेश में पिछले बार सपा बसपा का गठबंधन था तो 15 सीटें वो ले गए थे और 1 सीट कांग्रेस को वो आई थी। इस बार इनकी कोशिश ये होगी कि बसपा वाला जो है मतलब वो 10 इधर आ जाए, सपा 5 की 5, मतलब वो कुछ कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो डिफिकल्ट हैं। अगर रायबरेली में कुछ कर सकते हैं तो अपने आप में एक कमाल होगा। अभी की स्थिति रायबरेली में गांधी परिवार के लिए बहुत अच्छी नहीं है। बहुत लोग अमेठी पे भी काफी जोर दे रहे हैं कि अमेठी राहुल गांधी आएंगे तो जीतेंगे, लेकिन वो सोशल मीडिया कैंपेन है। जहां बढ़ने की बात है, बिहार एक क्रिटिकल स्टेट होगा इस इलेक्शन में, जहां सभी लोगों की नजर होगी कि बिहार कैसे वो होता है। आप बिहार बहुत अच्छा समझते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की, जिस पे मैं इसके पहले था, क्रेडिबिलिटी जो डाउन हुई है उसके कारण नीतीश जी, देखिए एक चीज समझना होगा, जब उन्होंने इंडिया अलायंस की बात की, 2 प्रोसेस वो साथ में कर रहे थे। एक तो मतलब जहां भी जाते हैं तेजस्वी यादव को साथ लेकर के जाते हैं ताकि उनका एमवाई का कॉम्बिनेशन जो वोट का है वो उनके साथ में आए तो इनके भी नंबर बढ़े, वो 2 वाला कांड ना हो जाए। दूसरा जो स्टेट होगा वहां पे ये मुश्किलात आने जा रही है, क्या वो पार्लियामेंट इलेक्शन तक मुख्यमंत्री रहेंगे भी या स्थिति बदल जाएगी। दूसरा महाराष्ट्र में बीजेपी ने इसलिए मतलब वो आगे जो चचा भतीजा की बात दिन में काफी एक्सटेंसिवली हम लोग कर रहे थे, वो भतीजा अब कह रहे हैं कि मतलब सारे जगह जो एनसीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां वो चुनाव लड़ेंगे।
वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था कि एक स्टैब्लिश जहां जरूरत नहीं है वहां एक तीसरे पार्टनर को ले, और जो जिसके कारण मतलब एक पार्टनर जिसको लाए हैं शिवसेना को तोड़ करके वहां। आप सोचिए, मतलब फडणवीस जी की स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई थी ना, कहाँ मुख्यमंत्री थे, कहाँ वो थे, वहां अपने आप को विड्रॉ करके। एक वो स्टेट है, बंगाल एक स्टेट होगा, अनदर स्टेट। तो ये हो गया 40, 48, 42, 130 सीट की बात कर रहे हैं। उड़ीसा, देखिए कुछ स्टेट जहां हेड टू हेड बीजेपी कांग्रेस है वहां तो मतलब रिटेन कर लेंगे। मैं बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, यही बिहार, तेलंगाना अगेन पार्लियामेंट में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपकी इजाजत से यही सवाल लेके मैं बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई हैं, काफी देर से अपनी बारी का इंतजार भी कर रही हैं। चारू जी और वीरेंद्र जी, आप बहुत हमारी चर्चा को सुन भी रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही है, जो बात मनोरंजन जी ने हमारे एक्सपर्ट से पूछी कि भाई बीजेपी तो इन राज्यों में लोकसभा में पीक कर चुकी है ऑलमोस्ट। आउट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की अगर बात की जाए, केवल 3 ही लोकसभा सीट इन राज्यों में बीजेपी के पास नहीं है। मैं ये अगर हम ये मान लें कि 3 की 3 आपको दे दी, आप जीत गए 2024 में, जिस तरह का मोमेंटम अभी दिखाई दे रहा है, पर इसके बाद कहां संख्या बढ़ रही है, कैसे संख्या और बढ़ेगी? जी देखिए, मेरा मानना है कि हमारी राजनीति में जीतना जितना महत्वपूर्ण और मुश्किल हो सकता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और उससे ज्यादा मुश्किल किसी सीट को, किसी प्रदेश को रिटेन करना होता है। इसीलिए मैं मानती हूं कि आज की सारी जीतों में मध्य प्रदेश की जीत बहुत बड़ी है हमारे लिए। जो लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे, 18 साल हो गए हमारी सरकार को, भाजपा की सरकार को मध्य प्रदेश में, उसके बावजूद इतनी भारी बहुमत के साथ जब हम जीत कर आते हैं तो ये दिखाता है कि जो विजन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जिस तरीके से वो सोचते हैं भारत के भविष्य को लेकर, और इस विजन को वो जैसे धरातल पर उतारते हैं पॉलिसीज के साथ, और ये पॉलिसीज लोगों से जाकर जुड़ती हैं और लोगों का भला करती हैं घर घर पहुंचकर। इस वजह से वो अपनी पोजीशन रिटेन कर पाते हैं। तो यही एप्लीकेबल रहेगा आने वाले 2024 के चुनाव में। हम अब तक कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन इस बार सुनने में एक नई कहावत आती है, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी अब एक इतना भारी भरकम शब्द हो चुका है कि अगर मोदी जी ने कह दिया तो वो होगा। मोदी जी कहा करते थे कि मैं भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दूंगा, तो आज बदल दिया है। 7.6% की ग्रोथ है हमारी जीडीपी की। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अभी कुछ समय पहले कोई लोग बेरोजगारी की बातें कर रहे थे। इनफैक्ट मैं आप ही की बात लेके वीरेंद्र वशिष्ठ के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, जो बात चारू ने किया, अगर आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस के बीच तुलनात्मक तौर पर, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस ने जिन राज्यों में चुनाव लड़ा सरकार रहते हुए और जीता, वो मतलब अपनी ही सरकार में चुनाव जीता, वो 2011 में आखिरी बार असम में जीता था। अब से लेके तब तक जब कांग्रेस जब चुनाव में रहते हुए चुनाव में लड़ी है तो वो चुनाव हारी है। बल्कि बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। रिसेंट पास में यूपी में चुनाव बीजेपी जीत रही है, उत्तराखंड में जीती, हरियाणा में जीती, असम में जीती, अभी मध्य प्रदेश में जीती, गुजरात विधानसभा जीती। तो बीजेपी अपने विधानसभाओं को दोबारा जीत कर आ जाती है और कांग्रेस पार्टी नहीं आ पा रही है। जब से कमान यंग जनरेशन के पास गई आपकी पार्टी में और सोनिया जी पीछे चली गई हैं, क्या आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ा संदेश है कि आपकी जो यंग लीडरशिप है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, अभी भी वो जनमानस में वो मजबूती नहीं दिखा पाई है, वो पैठ नहीं बना पाई है जो काम सोनिया गांधी कर रही थी या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए अपने आप को। माफी चाहूंगा सुमित जी, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी यंग लीडरशिप क्या करती है देश में, चाहे कोई भी लीडरशिप होती है, वो मौका देती है। आज राहुल गांधी जी या खड़गे जी या सोनिया जी, तीनों ने मिलकर भारत के अंदर अगर पिछले 20 साल में आप देखेंगे तो इतने लोगों को मौका दिया, यंगस्टर्स को, कि जो कि साधारण परिवार के असाधारण प्रतिभाशाली युवा थे, उनको मौका दिया, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों और छत्तीसगढ़ के हों, चाहे हरियाणा से हों, कहीं से भी हों। हाँ, आज का चुनाव का जो रिजल्ट है वो हमारे अनुरूप नहीं है और जिसको हमें जनता जनार्दन के फैसले को स्वीकारना पड़ेगा। बात नीतियों की होती है। हम
कोई भी किसी चुनाव में जाता है अपनी पॉलिसीज को लेके जाता है कि ये हमारा, जिसे आप मैनिफेस्टो भी कहते हैं और दूसरे ढंग से भी कहा जाता है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। सीधा सवाल वीरेन जी सीधा सवाल। हाँ। कमलनाथ जी, मैं एक एक राज्य के स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, कमलनाथ जी का जो एक वो रवैया था कि अखिलेश कौन होते हैं, चिरकुट नेता, इस तरह के बयानबाजी कोई देता है क्या चुनाव में? क्या इसने एरोगेंस नहीं दिखाया? क्या ये आज बूमरैंग नहीं कर गया? सुमित जी देखिए कि शायद मेरे से उम्र में भी बड़े हैं और वैसे भी हमारे सीनियर हैं, मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, मेरे संस्कार बोलने को इजाजत नहीं देते हैं। हाँ, अगर ऐसी चीजें ना होती तो अच्छा होता। चलिए, एक जाते जाते एक इंटरेस्टिंग खबर बता दूं तेलंगाना से जुड़ी हुई, शायद आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से जो कामारेड्डी की जो सीट थी वहां पर बीजेपी ने चंद्रशेखर राव को और रेवंत रेड्डी को हराया। अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग। बीजेपी जीती, दोनों को हराया। नहीं, अब लौटेंगे तो एक बात पर चर्चा करेंगे। अमिताभ जी, जो आंकड़े अभी आए निकाले हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो परसेंटेज वोट है 0.5% घटा है, बीजेपी को 9% का इंक्रीज है, ये गया है 3% बीएसपी से, 5.5% अदर्स से। राजस्थान में कांग्रेस का वोट शेयर सेम है, बीजेपी को 3.5% की बढ़त है, जिसमें 2% बीएसपी का गया, 1.5% अदर्स का गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 13% का गेन है, कांग्रेस को 0.4% का लॉस है, और बाकी जो 13% है ये अदर्स 11.3% और बीएसपी का 1.5% वोट उनको गया। ये इसका मतलब ये है कि भारतीय राजनीति में जो बीएसपी गौन हो रही है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बाइपोलर हो रहा है। हाँ, और अदर्स जो है वो स्क्वीज आउट हो रहे हैं, और जो मेन डोमिनेंट पार्टी है जहां भी हो, जैसे कांग्रेस ने ऐसा खींचा है वोट तेलंगाना में, और भाजपा बाकी राज्यों में खींचने में सफल रही है। हाँ, तेलंगाना में भी जो खींचा है वो जो बीजेपी को वोट शेयर है वो बीआरएस का वोट है। यस, बीजेपी एक्चुअली लोग कह रहे थे कि भाई बी टीम है, लेकिन बीजेपी ने वहां बीआरएस को भी नुकसान पहुंचा है। तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस ने कुछ तो गेन किया है, कि वो फाइटिंग पावर में आ गई, क्योंकि अभी तक, इससे पहले तक कांग्रेस फाइटिंग पावर में इतनी नहीं थी। जो INDI गठबंधन था उसमें भी उसको इतनी तवज्जो नहीं मिल रही थी, लेकिन अब शायद वो कह सकती है कि तेलंगाना में देखिए कांग्रेस को 11.4% का गेन है, बीजेपी को 8.5% का गेन है, बीआरएस 8% लॉस किया है, MIM 2.25 पर 1.75 किया, अदर्स 10%। अदर्स का लॉस है 10% लॉस, जो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में शायद बट रहा है। और आप जो 9% की बात कर रहे हैं भाजपा का बढ़ा है, उसमें से 5% वोट महिलाओं का है, क्योंकि महिलाओं ने 50% समर्थन किया है भाजपा को और 40% कांग्रेस को। 10% का लीड है और आबादी 50%, यानी 5% महिलाओं का योगदान है उनकी जीत में। तो इस चुनावों का जो एम फैक्टर है वो नरेंद्र मोदी और महिला, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इस चुनाव को डिफाइन कर सकती है इस वक्त में। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ये बताते हुए ब्रेक ले रहे हैं कि हम जब लौटेंगे तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, वहाँ उनके भव्य स्वागत की तैयारी है, वो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, उनका भाषण भी होगा, वो भी आपको सुनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट कर